स्टूडेंट, वेलकम टू डेली लर्न। कैसे हैं आप सब? एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है। बिजनेस स्टडी का एग्जाम जैसे कि हमें पता है कि 8 दिसंबर को है, तो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे उसकी। चलिए आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें बिजनेस स्टडी को प्रिपेयर करना है, राइट। जैसे कि हम लोग जानते हैं अभी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं क्लास 12। तो आप लोगों को पता है कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि हमें डिटेल लर्निंग करनी पड़ेगी। क्लियर है? हमें एक एक पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, हम कहीं से भी छोड़ नहीं सकते। पहले क्या क्वेश्चन का फॉर्मेट रहता था? पहले लॉन्ग क्वेश्चंस आते थे, शॉर्ट क्वेश्चंस आते थे, 2 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, 6 मार्क्स के। तो हमें उसी हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम प्रिपेयर करते थे अपने लिए, राइट। लेकिन अभी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो प्रॉब्लम ज्यादा है। अभी हमें एक एक कंटेंट पढ़ना पड़ेगा बेटा। तो हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे बिजनेस स्टडी को प्रिपेयर करने के लिए? आज का ये हमारा डेली लर्न का जो वीडियो है वो इसी पर्पज से है कि क्या हम स्ट्रेटजी रखेंगे, किस तरीके से हम अपने मार्क्स मैक्सिमम गेन कर सकते हैं बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट में, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि 90 मिनट्स का हमारा पेपर होने वाला है और 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो 40 मार्क्स के क्वेश्चंस की क्या स्ट्रेटजी होगी, किस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे, एक बार वो समझ लेते हैं। देखिए एमसीक्यू बेस हमारा क्वेश्चन होने वाला है। हम ये बात जानते हैं कि एक क्वेश्चन आएगा, हमारे 4 ऑप्शंस आएंगे, राइट। तो ये पॉइंट भी हमें क्लियर है। इसके बाद जब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो हमें क्या करना पड़ेगा? चैप्टर तो फुल रीड करना ही पड़ेगा ना भाई, पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो हमें रीडिंग करनी है प्रॉपर, रीड फुल चैप्टर। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ईच एंड एवरी लाइन, आपको हर एक लाइन रीड करनी है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही आपसे कि आप उसको रटिए या उसको बिल्कुल लर्न कर लीजिए, आपको केवल रीड करना है। जब आप रीड करेंगे तो रीड करने से आप चीजें समझेंगे क्योंकि हाँ इस टॉपिक में ये होता है, ये फीचर्स हैं, या फिर ये फंक्शन अगर दिए मैनेजमेंट के तो क्या फंक्शन है इसके। रीडिंग करेंगे, दिमाग में बैठेगा। 3-4 दिन ही अभी रह गए हैं, आज 5 है, 8 को पेपर है आपका। तो आपको चैप्टर फुल रीड करना है, ठीक है। 6 चैप्टर हमारे आने वाले हैं, हम जानते हैं ये बात। तो जब 6 चैप्टर आने वाले हैं तो आप 2 चैप्टर पर डे के हिसाब से रीड कर डालिए, क्या दिक्कत है। सारे काम छोड़ दीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि टर्म 1 में मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं, राइट। तो इसी उद्देश्य से आप पूरा चैप्टर रीड करिए, हर एक लाइन को रीड करिए। इसके साथ ही इसकी सिंपल हिंट यही है कि आप एक रजिस्टर उठाइए और वहां पे लिखिए हेडिंग्स। तो जो भी हेडिंग्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट, उन हेडिंग्स को आप वहां पे लिख के चलिए। तो ये आपको हेडिंग्स लर्न करनी है और अगर ये हेडिंग्स आप लिख लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, आप उसको लर्न भी कर पाएंगे। हमारे 60 क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। तो भाई हमें अभी क्या है कि 2 फॉर्मेट में हमने क्वेश्चंस को देखो डिवाइड किया हुआ है। हमारे 20 क्वेश्चंस जो आएंगे वो केस बेस्ड क्वेश्चन होगा और इनडायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। तो 5 नंबर का हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा और ये 5 नंबर का हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, 15 नंबर का हमारा इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो जो केस बेस्ड क्वेश्चन है उसमें कॉम्प्रिहेंसिव टाइप आपको केस स्टडी दी जाएगी, क्वेश्चंस होंगे, ऑप्शंस होंगे, कौन सा सही आंसर है, सही ऑप्शन टिक करना है आपको। हमें देखिए समय का ध्यान भी रखना है, हमारे पास 90 मिनट्स है तो हमें उसी हिसाब से अपना काम करना है। अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन या केस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आप ये 40 को मार्क्स के जो क्वेश्चन है इन 40 क्वेश्चन पे फोकस कर दीजिए। 40 क्वेश्चन पे फोकस करेंगे जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, यानी कि फंक्शंस, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, चैप्टर से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और शॉर्ट केस क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि छोटे छोटे केस होंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और उनके ऑप्शंस होंगे। आपको इस तरीके से अपना सॉल्यूशन करना है, राइट। तो 40 मार्क्स अगर हम यहाँ पे 40 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो हमारे 40 मार्क्स पक्के हैं। 50 क्वेश्चन हमें करने हैं तो 10 क्वेश्चन तो हम यहाँ पे कर ही सकते हैं ना केस स्टडी में और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं। तो हमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। और जैसे स्ट्रैटेजी हम देख रहे हैं, जैसे मैं बता रही हूँ, उस स्ट्रैटेजी के संग आप बिजनेस स्टडी की प्रिपरेशन करिए, राइट। तो मैंने आपको ये एक डिवीजन बता दिया है कि मार्क्स का डिवीजन किस तरीके से होगा, 20 क्वेश्चंस और 40 क्वेश्चंस। टोटल कितने क्वेश्चंस करने हैं हिंट बता दिया है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा इसके मार्क एनालिसिस के बारे में कि ये मार्किंग कैसी होगी इसकी। अब देखिए जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो 5 चैप्टर तो हमारे आ जाएंगे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, जो कि हमारा 30 मार्क्स कवर कर लेगा, ठीक है। और मार्केटिंग चैप्टर, एक अकेला चैप्टर हमारा कितने मार्क्स कवर कर रहा है? 10 मार्क्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आपको इन सबकी डिटेल रीडिंग करनी है
और नोट्स बनाने हैं, मेक नोट्स, आपको नोट्स बनाने हैं तभी आप प्रिपेयर कर पाएंगे। चाहे तो आप हेडिंग लिख लीजिए, नोट डाउन हेडिंग्स, हेडिंग्स आप प्रॉपर हेडिंग्स भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, राइट। तो आप हेडिंग्स लिखेंगे तो उससे भी आपको चीजें अच्छे से याद रहेंगी, लर्न रहेंगी। तो ये आपको ये करना है। मैंने डिवीजन आपको बता दिया मार्क्स का, जो हमारे 5 चैप्टर हैं वो 30 मार्क्स कवर कर रहे हैं, और एक अकेला हमारा जो मार्केटिंग चैप्टर है वो 10 मार्क्स कवर कर रहा है। तो हमें मार्केटिंग चैप्टर की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है। क्लियर है? डिटेल रीडिंग करनी है, एक एक पॉइंट पढ़ना है हमें, कुछ भी नहीं छोड़ना। अब बेटा मार्क्स एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्क्स एनालिसिस क्या है। देखो हमें पता है 5 चैप्टर हमारे आने वाले हैं। तो देखो पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, कितने मार्क्स कवर कर रहा है? 16 मार्क्स कवर कर रहा है। इसके साथ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कितने मार्क्स कवर कर रहा है? 40 मार्क्स कवर कर रहा है। इसके साथ मार्केटिंग पहला चैप्टर 10 मार्क्स कवर कर रहा है। आप मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर जानते ही हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है, और उसी से रिलेटेड प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो मार्केटिंग से रिलेटेड ही ज्यादातर आपके केस स्टडी वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। तो इसलिए मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है बेटा, राइट। तो 10 मार्क्स, एक तो एक मैक्सिमम मार्क्स हम कवर कर लेंगे इस तरीके से, प्लस हमारा फोकस, अगर हम एक ही चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा वो इजी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, आज से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपने ये चैप्टर्स इस तरीके से स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है कि कौन सा चैप्टर पहले करना है, तो मैं स्ट्रेटेजी आपको बता रही हूँ। आप पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर फिनिश करिए, इसके बाद आप फर्स्ट 3 चैप्टर्स फिनिश करिए, नेचर एंड प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर फिनिश करिए। यानी कि पहले नंबर पे आप मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर को फिनिश करेंगे फर्स्ट, सेकंड पे आप प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को देखेंगे, और फिर थर्ड पे आप इन तीनों चैप्टर्स पे आ जाएंगे, राइट, जिनका मैक्सिमम पोर्शन हमारा ये 3 चैप्टर्स कवर कर रहे हैं 16 मार्क्स की। तो छोड़ना आपको कुछ भी नहीं है, बस स्ट्रेटेजी है सिंपल सी, जिसको आपको फॉलो करना है प्रिपरेशन के दौरान, राइट। आपके पास अभी इतना टाइम तो है, आप इस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो 10 मार्क्स का आपका मार्केटिंग का चैप्टर कवर कर लेगा, 14 मार्क्स आपके प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कवर कर लेंगे, और 16 मार्क्स में थोड़े बहुत अगर रह भी जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की तो वो भी कहीं नहीं जाएंगे। तो 40 मार्क्स तो पक्के हैं बेटा आपके, राइट। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग चैप्टर वाइज। अब हम लोग चैप्टर वाइज डिटेल समझ लेते हैं कि चैप्टर वाइज हमें कैसे क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर में आपको सबसे पहले फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिपेयर करना है, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक मिनट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी आपको प्रिपेयर करना है। बेटा मैंने आपको एक बात बताई थी POSDC करके, मैंने आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बताए थे कि उसका शॉर्ट एक्रोनियम है POSDC। तो P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, C फॉर कंट्रोलिंग। तो इस तरीके से अगर आप एक्रोनियम बना के लर्न करेंगे तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आप आसानी से लर्न कर पाएंगे। ये एक्रोनियम बनेगा आपका, ठीक है। अब फीचर्स आपको इस चैप्टर में कर लेने हैं अच्छे से। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में हम क्या देखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि गार्लैंड का एग्जाम्पल दिया था कि फूलों की माला धागे में पिरोई जाती है तब वो माला बनती है। ऐसे ही मैनेजमेंट के ये जो फंक्शन है POSDC, ये प्रॉपर स्मूथ फंक्शनिंग करें, इसीलिए हमारा कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है इसेंस, कोऑर्डिनेशन इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कोऑर्डिनेशन का। अगर कहीं पे भी आप भूल गए हैं तो फिर से मेरा वो वीडियो रिकॉल कर लीजिएगा, उसमें आपको प्रॉपर मीनिंग बताया गया है कोऑर्डिनेशन का, राइट, जहां पे आप समझ पाएंगे कैसे हमने इन सारे फंक्शंस को एक साथ जोड़ के रखा हुआ है, तभी कोऑर्डिनेशन हो रहा है, और कोऑर्डिनेशन है इसीलिए हमारा मैनेजमेंट का फंक्शन प्रॉपर हो रहा है। अदरवाइज हमारा मैनेजमेंट का फंक्शन स्मूथ नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके सभी पॉइंट्स आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन आपको करना है, और
डिफरेंट फॉर्म इसके समझने हैं। इसके साथ ही हम नेक्स्ट बात करेंगे आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन, इन तीनों का आपको डिफरेंस प्रिपेयर करना है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, देखिए डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको क्यों दिया जा रहा है, इसलिए दिया जा रहा है कि कुछ बच्चे अगर वो छोड़ रहे हैं इस टॉपिक को तो बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, आपको ये टॉपिक नहीं छोड़ने हैं, आपको ये प्रिपेयर करना है। हम जानते हैं मैनेजमेंट टोटली आर्ट होता है, कहीं कहीं कुछ हद तक मैनेजमेंट साइंस भी होता है, लेकिन प्रोफेशन नहीं होता है। तो इन तीनों के जो डिफरेंस हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं। इसके साथ ही तीनों की डिटेल रीडिंग करनी है आपको, किस तरीके से मैनेजमेंट रिलेट करता है आर्ट, साइंस और प्रोफेशन से, इनके डिफरेंस बिटवीन, इनकी डिटेल्स प्रिपेयर करनी है। अब बात करते हैं हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बेटा। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था मैंने आपको मैनेजमेंट हायरार्की समझाई थी, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो हमारा जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, वो प्लानिंग करता है, ऑब्जेक्टिव सेट करता है, आगे का रूल्स रेगुलेशंस निकालता है, आगे का बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स में फोकस करता है। टॉप मैनेजमेंट का ये काम होता है। उसके बाद मिडिल मैनेजमेंट को वो कुछ अथॉरिटी प्रोवाइड करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है कि वो अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग रीजन को देखे। तो मिडिल मैनेजमेंट में रीजनल मैनेजर्स आ जाते हैं, फंक्शनल मैनेजर आ जाते हैं। टॉप मैनेजमेंट में कौन आ जाता है, सीईओ, डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट्स, ये टॉप मैनेजमेंट में आ जाते हैं। इसके साथ हमारा मिडिल के साथ हमने बात की थी लोअर मैनेजमेंट की। लोअर मैनेजमेंट यानी कि ऑपरेशनल मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट जो एक्चुअल में काम कर रहा है, जिसमें सुपरवाइजर्स होते हैं, फर्स्ट मैन सुपरवाइजर्स होते हैं, फोर मैन सुपरवाइजर्स होते हैं, तो वो अपना वर्कर्स को देखते हैं, काम होता है। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में आपको डेजिग्नेशन फंक्शन अच्छे से कर लेने हैं बेटा। ये अभी मैंने आपको एक रिकैप इसलिए दिया है जिससे कि आपको ये डेजिग्नेशन वाला पॉइंट समझ में आ जाए और उनके फंक्शन समझ में आ जाए। तो जब आप फंक्शंस की बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई टॉप मैनेजमेंट यानी कि प्रेसिडेंट, सीईओ और जो डायरेक्टर्स हैं उनका क्या फंक्शन है। आपको समझ में आएगा कि मिडिल मैनेजमेंट का क्या फंक्शन है, जो रीजनल मैनेजर्स होते हैं, फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर होते हैं, ब्रांच मैनेजर होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, क्या काम करते हैं। फिर आपको ये भी समझ में आएगा फंक्शंस में कि ऑपरेशन मैनेजमेंट का क्या फंक्शन है, मैनेजर्स का क्या फंक्शन है, वो क्या काम करते हैं, राइट। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को अच्छे से पढ़ लेना। अभी मैंने ये आपको एक एक्सप्लेनेशन दिया है रिकॉल करने के लिए वो सारे पॉइंट्स। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में सिंपल आप मैनेजमेंट हायरार्की बनाइएगा, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल और लोअर मैनेजमेंट की, और उसमें आपको आसानी होगी अगर आप डायग्रामेटिक फॉर्म से इसे देखेंगे। समय कम पड़ रहा है, ज्यादा बर्डन है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक तो सिंपल आप इसके डायग्राम्स देख लीजिएगा। डायग्राम से आपको वो रिकॉल हो जाएंगे सारे पॉइंट्स। क्लियर है। इसी वजह से मैंने भी यहाँ पे डायग्राम बनाया है मैनेजमेंट हायरार्की का, जिसमें अंदर सारे पॉइंट्स लिखे होंगे कौन सा क्या मैनेजमेंट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में डेजिग्नेशन और फंक्शंस की बात क्लियर हो गई है। आर्ट, प्रोफेशन, साइंस हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन जरूर से कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वहां पे इंपॉर्टेंट लिखा भी हुआ है। और फीचर्स करने हैं हमें मैनेजमेंट के। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये पॉइंट्स छोड़ने नहीं है, सारे कवर करने हैं। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें मैंने प्रिंसिपल्स लिखा हुआ है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में देखिए हमें क्या करना है, हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स हमें अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। 100% कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। FW टेलर के प्रिंसिपल्स हमें अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल लर्न करने के लिए एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी। तो कितने लेटर हो गए, 14, यही हमारे प्रिंसिपल हैं। इसके प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल के, जिसमें आपको डिवीजन ऑफ वर्क, डेलीगेशन, अथॉरिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, इस तरीके के स्केलर चेन, इस तरीके के पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स इनमें कवर हो गए हैं। तो अगर आपको इजी वे में ट्रिकी फॉर्म में लर्न करना है तो मैंने आपको यहाँ पर ट्रिक भी दिखा दी है कि आप इस ट्रिकी फॉर्म में लर्न कर सकते हैं। तो इस ट्रिक को आप ध्यान में रखिएगा, राइट। डेड UCUSSR, डेड बोलते हैं ये OIC। तो 14 प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल किस तरीके से लर्न हो जाएंगे। इसके बाद टेलर के प्रिंसिपल्स हम देखेंगे। टेलर के प्रिंसिपल के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आ जाएगा पॉइंट,
राइट। तो टेलर के प्रिंसिपल, फ्योल के प्रिंसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तो ये चैप्टर आपका हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं बेटा। बिजनेस एनवायरनमेंट में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डायमेंशंस। डायमेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक, सॉरी। तो डायमेंशन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा इस चैप्टर में बेटा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए लिखा भी हुआ है। अब डायमेंशंस कितने टाइप के थे, एक सोशल था, सोशल डायमेंशन था, इसमें टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ये सारे जो डायमेंशन मैंने आपको बताए थे वो सब आपको प्रिपेयर करने। 5 डायमेंशंस थे टोटल 5 डायमेंशंस थे, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। इन डायमेंशंस को आपको प्रिपेयर करना है। अब बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है आपको मालूम है, आपने वीडियोस देखे हैं। एनवायरनमेंट यानी कि बिजनेस के आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है वो बिजनेस को कैसे इफेक्टेड करता है, उसी पॉइंट पे हमने यहाँ पे बात की थी। तो डायमेंशन मतलब चारों तरफ से जो डायमेंशंस, चारों तरफ से जो हम बिजनेस को घेरते हैं, लाइक वो सोशल पॉइंट पे अगर हम देखें, या हम टेक्नोलॉजिकल पॉइंट पे देखें, या पॉलिटिकल पॉइंट पे देखें, लीगल पॉइंट पे देखें, तो जो चेंजेस होते हैं, अब जैसे लीगल में हम टैक्सेशन पॉलिसी चेंज हो गई, या पॉलिटिकल में सरकार बदल गई तो उन्होंने डिफरेंट रूल्स निकाल दिए, रेगुलेशंस निकाल दिए, लाइसेंस पॉलिसी डिफरेंट निकाल दी, तो हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं इफेक्टेड करते हैं वो। सोशल पॉइंट पे अगर हम देखते हैं तो कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, कॉम्पिटिशन हाई हो रहा है। इकोनॉमिकल पॉइंट पे अगर हम देखते हैं तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, मार्केट एनवायरनमेंट कैसा है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को इफेक्टेड करते हैं। तो इन पॉइंट्स के बारे में हमें समझना है, राइट। तो बेटा डायमेंशन, आप कोई भी पॉइंट, कोई भी लाइन मत छोड़िएगा, ईच एंड एवरी लाइन यू हैव टू प्रिपेयर वेल, ओके। तो डायमेंशन हम पढ़ लेंगे, इसके साथ हम बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंस देखेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंस देख लेंगे अच्छी तरीके से कि क्या बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंस है, और आप अगर अच्छे से और इसको करना चाहते हैं कि आपको याद रहे, तो आप सिंपल एक्रोनियम बना लें अपने अकॉर्डिंग। फर्स्ट लेटर लेके जब आप एक्रोनियम बनाएंगे, या कोई भी उसमें एक हिंट, एक वर्ड, हिंट वर्ड होता है, उस वर्ड को आप लर्न कर लें तो आप आसानी से इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में बताया था, POSDC, तो हमने POSDC करके एक एक्रोनियम लर्न कर लिया और हमें फंक्शंस पता चल गए, यानी कि P फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो हम भूलेंगे नहीं, एक्रोनिम्स हम भूलते नहीं है। तो डायमेंशन आपको प्रॉपर करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को छोड़ना मत। अगर कुछ बच्चों ने इसे नहीं किया है प्रिपेयर, अभी कर लो, जाग जाओ, इसको प्रिपेयर करना है अच्छे से। इंपॉर्टेंस अच्छे से कर लेने हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या इंपॉर्टेंस है। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को हम जज करते हैं या उस पर नजर रखते हैं, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को हम अच्छे से फोकस मतलब देखते हैं, समझते हैं, तो हम उसके लिए प्रिपेयर हो पाते हैं। एक मैनेजर को हमेशा अपने आसपास के बिजनेस एनवायरनमेंट पे भी फोकस करना जरूरी होता है, ताकि आने वाले कोई भी क्राइसिस अगर है या कोई भी मुश्किल घड़ी आती तो वो आसानी से उसको कवर अप कर सकते हैं। जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस मान लेते हैं, हम लोग अभी आउटडेटेड मशीन्स ट्राई कर रहे हैं और प्रोडक्ट को बना रहे हैं, लेकिन मार्केट में और अपडेटेड मशीन्स आ गई हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, रोबोटिक फॉर्म्स आ गए हैं, तो उनसे हमारा प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है। लेकिन हमारे पास क्या है, अभी वही पुरानी टेक्निक्स हैं काम करने की। तो मार्केटिंग जो मैनेजर है, अगर उसका फोकस है मार्केट बिजनेस इन्वायरमेंट में, तो वो इस चीज को प्रॉपरली अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकता है, राइट। तो डायमेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बिजनेस एनवायरनमेंट की जो इंपॉर्टेंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस का मतलब यही है कि अगर एक मैनेजर किस किस चीज पे ध्यान रखता है, बिजनेस एनवायरनमेंट कौन कौन से पॉइंट पे वो फोकस करता है, किस तरीके से हमारे बिजनेस को एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिलता है और हमारा बिजनेस ग्रो कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। बिजनेस की 3 बातें मैंने आपको बताई थी, सर्वाइव, प्रॉफिट, ग्रोथ, इन तीनों पर टिका है बिजनेस। पहले उसको सर्वाइव करना जरूरी है, प्रॉफिट अर्न करना जरूरी है, फिर उसको ग्रो करना जरूरी है, राइट। तो डायमेंशंस अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंस अच्छे से कर लेना। प्लानिंग चैप्टर में देखिए फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, इनको देख लेना है हमें। और प्रोसेस है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लियर है। तो प्रोसेस आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर कुछ बच्चे ये चीज छोड़ रहे हैं तो बिल्कुल अलर्ट हो जाइए आप। हाँ, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर प्लानिंग होती है तो क्या बेनिफिट मिलता है, उससे क्या फायदा होता है। भाई आपको पता है कि अगर हमें कोई काम सक्सेसफुल करना है
तो हम उसके लिए पहले से प्लान करके चलेंगे तो वो काम सक्सेसफुल होगा, उसकी आशंकाएं बढ़ जाती हैं, राइट। लेकिन अगर हमने पहले से प्लानिंग नहीं की है या हमने एडवांस स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है तो हमारा वो काम गड़बड़ हो सकता है, हमें लॉस भी झेलना पड़ सकता है। तो इसलिए प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और भी अदर इसके इंपॉर्टेंस दिए हुए हैं बुक में, आपको उसका एक थॉरो रीडिंग करना है प्लानिंग के इंपॉर्टेंस का। ओके बेटा, फीचर्स कर लीजिएगा प्लानिंग के, क्या क्या फीचर्स हैं, किस तरीके से वर्क डिजाइन होता है। पहले तो ऑब्जेक्टिव सेट होता है, फिर ऑब्जेक्टिव के बाद वर्क डिजाइन सेट होता है, वर्क डिजाइन के बाद हम प्लान करते हैं कि हमें कौन सा मार्केट टारगेट करना है या क्या उसके डिविजन्स करने हैं। ये सारी चीजें हमें प्लानिंग में समझनी होंगी। और प्लानिंग जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा होता है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में अगर हम फिर से बात करें तो प्लानिंग प्रोसेस हमारा टॉप मैनेजमेंट के द्वारा होता है, राइट। क्योंकि जो भी गाइडलाइंस एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट चल रहे हैं या जो भी ऑब्जेक्टिव सेट हुए हैं या आगे आपको वर्क प्रोसेस जो भी करना है वो सब कौन प्लान करता है, टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट प्लान करता है, टॉप मैनेजमेंट उसको डिजाइन करता है, वो टारगेट सेट करता है कि उसको क्या अचीव करना है ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर है? तो प्लानिंग का टॉपिक समझ में आ गया आपको। मैं अभी पूरा टॉपिक नहीं समझा सकती, आपको अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो आप डेली लर्न में जाके वहां पे अपना वीडियो फिर से देख सकते हैं। इस तरीके से फीचर्स, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन जरूर आपको कर लेने हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। लिमिटेशंस के मैंने कुछ वहां पे भी एक्रोनिम बना के समझाया था आपको, तो आप लिमिटेशंस को जरूर कर लीजिएगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ क्लास 12 कि जब हमारे पास कहीं पे भी हमें कंफ्यूजन हो रहा है तो जो हम फीचर्स लर्न कर रहे हैं ना, मतलब इस फीचर से ही हम मेरिट डिमेरिट निकाल सकते हैं। फीचर से ही हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मेरिट को और डिमेरिट को। डिमेरिट्स को क्या बोलते हैं हम, लिमिटेशंस बोलते हैं डिमेरिट को, और मेरिट हमारे एडवांटेजेस होते हैं। तो आप एक बार फीचर्स पढ़ लीजिए, फिर आप खुद उसको एनालाइज करेंगे कि फीचर से ही हमने डिमेरिट भी निकाल लिए हैं, मेरिट भी निकाली। 4-5 पॉइंट तो हमारे डिमेरिट मेरिट में आ ही जाते हैं। अभी एग्जाम में आपको कुछ लिखना नहीं है डिटेल में, एग्जाम में सिर्फ आपको एमसीक्यू बेस्ड है, 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको ऑप्शन टिक करना है। तो क्या होता है, कभी कभी मोस्ट सिमिलर ऑप्शंस भी आ जाते हैं, तो इसलिए आपका पढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैम 4 ऑप्शन आएंगे, टॉपिक तो हमें पता ही है, प्लानिंग में ये होता है तो चारों ऑप्शन में जो सही होगा वो हम कर देंगे आसानी से, क्योंकि टॉपिक हमें मालूम है कि प्लानिंग में ऐसा होता है, हम पहले से प्लान करते हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। लेकिन ऐसी गलती मत करना, क्योंकि आपको एग्जाम में जो ऑप्शंस मिलेंगे वो कभी कभी इस टाइप के होते हैं कि सिमिलर ऑप्शंस भी आ जाते हैं। दिमाग को एक मतलब माइंड प्रोसेस चलता है एग्जाम में, तो माइंड प्रोसेस है कि आपको सिमिलर कुछ कुछ मिलते जुलते ऑप्शंस दे दिए, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने ये स्ट्रैटेजी अपनानी है बेटा, राइट। हमारे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जब हम पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें पता है कि प्लानिंग से ऐसा ये फीचर्स है प्लानिंग के, ये इंपॉर्टेंस है या ये लिमिटेशंस है। तो ऑप्शन में अगर वो पॉइंट है वेल एंड गुड, और ऑप्शन में अगर वो पॉइंट नहीं है तो पहले हम नेगेटिव पॉइंट्स को हटाएंगे, फिर हम देखेंगे कि हमें अगर कोई ऑप्शन याद नहीं आ रहा तो हम पहले नेगेटिव पॉइंट्स हटाएंगे, यानी कि दूसरे नंबर की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे कि नेगेटिव पॉइंट्स हटा दिए, ए ऑप्शन हट गया, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन हट गया, यानी कि डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। इस तरीके से भी हम स्ट्रेटेजी करके काम कर सकते हैं, राइट। लेकिन पढ़ना सबके लिए जरूरी है, पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने पढ़ा नहीं, सिर्फ सुना, तो आपको अपने आप से वो चीज आपके जहन में नहीं बैठ पाएगी, आप लर्न नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसलिए आपको रटना नहीं है, इतना उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको केवल रीड करना है। तो अगर मैम ने आपको बोला है कि प्लानिंग के फीचर्स पढ़ने हैं बेटा, जल्दी से प्लानिंग के फीचर्स प्रिपेयर कर लो। इंपॉर्टेंस पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंस कर लो, इंपॉर्टेंस की हेडिंग लिख लो, एक नोट बनाओ, अपने पास एक डायरी रखो या बुक रखो, कॉपी रखो, उसमें नोट बनाओ कि प्लानिंग के फीचर्स के ये हेडिंग्स हैं, प्लानिंग के इंपॉर्टेंस के ये हेडिंग्स हैं, लिमिटेशंस के ये हेडिंग्स हैं। और फिर आप ग्रेजुअली देखोगे कि जो लिमिटेशन हमने या मेरिट डिमेरिट निकाले हैं वो हमारे फीचर में ही कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको फीचर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने। क्लियर है बात? अब बात करते हैं प्रोसेस की। प्लानिंग प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व है। पहले हम एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, फिर हम एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करते हैं, फिर हमें आगे के क्या किस तरीके से गोल सेट करने हैं वो प्लानिंग करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोसेस का, इस टॉपिक को कवर करना है, इसलिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। तो
प्लानिंग प्रोसेस करना ही करना है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है प्रिपेयर, जल्दी से कर लीजिए, जाग जाइए और इस प्रोसेस को कंप्लीट करिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में बात कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में देखो, पहले तो सबसे पहले आपको प्रोसेस करना है। ऑर्गेनाइजिंग का क्या प्रोसेस है, राइट? इसका मैंने अच्छे से आपको एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड की है डे लर्न ने, तो आप उसमें देख सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के लिए अगर आप भूल गए हैं कहीं ना कहीं, तो आप वो चैप्टर दोबारा से देख सकते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ओके, तो प्रोसेस आपको ऑर्गेनाइजिंग का करना है। इसके साथ आपको इसका फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर भी समझना है भाई। फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये मैंने आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में समझाया था, राइट? याद आया कुछ? फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजिंग का क्या होता है भाई? हमने कुछ ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके फंक्शन, जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, अब उसने फंक्शन, अलग अलग फंक्शन बनाए हैं, जैसे कि R&D डिपार्टमेंट अलग बनाया है, तो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का अलग काम है, अलग फंक्शन है। ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बनाया, तो ह्यूमन रिसोर्स का अलग काम है, उसका अलग फंक्शन हो गया। परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट का भाई काम अलग है, उसे परचेज करना है स्टॉक। रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का क्या काम है? उसे रिसर्च करनी है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे या मार्केट पे, राइट? इस तरीके से फंक्शनल जो स्ट्रक्चर है वो आपको प्रिपेयर करना है। अगर आपको मुश्किल लग रही है तो आप डायग्राम बस देख लीजिए एक बार, वो डायग्राम देख लेंगे जो मैंने आपको समझाया था, सिखाया था उसमें अपने क्लास में। जब मैंने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर आपको प्रिपेयर कराया था, उस वक्त मैंने डायग्राम बनाए थे, तो डायग्रामेटिक फॉर्म में मैंने आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर समझाया था। डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया था कि डिविजन्स क्या होते हैं, कि जब हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डिफरेंट डिविजन्स हैं, लाइक उसका मेडिसिन डिवीजन अलग है, कॉस्मेटिक डिवीजन अलग है, फुटवेयर डिवीजन अलग है, स्किन केयर डिवीजन अलग है। तो इस तरीके के डिफरेंट उसके डिविजन्स हैं जिसमें काम हो रहा है। वहां पे एक प्रोडक्ट लाइन नहीं है, वहां पे अलग अलग डिविजन्स हैं। तो डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में हमने समझा था, ये भी मैंने आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में समझाया था। तो इन दोनों ही पॉइंट को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना बेटा, राइट? कोई ना कोई क्वेश्चन इनमें से जरूर बनेगा। प्रोसेस हो गया, फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर हो गया। वैसे तो मैंने आपको अभी समझाया, तो आपको याद आया होगा कि मैंने डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको बताया था। तो ज्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल वो डायग्राम देख लेंगे, आपको दोबारा से रिकॉल हो जाएंगे सारे कंटेंट, एक्सप्लेनेशन रिकॉल हो जाएगा। ओके, तो अब बात करते हैं हम डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन की। एक तो आपको डेलीगेशन में और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस कर लेना है, और इन दोनों के कंसेप्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं, राइट? तो डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सुबॉर्डिनेट, क्या मीनिंग है इसका? ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। सुपीरियर के नीचे जो एम्प्लॉय होता है उसको हम सबॉर्डिनेट बोलते हैं, सबॉर्डिनेट के ऊपर जो एम्प्लॉय होता है उसको सुपीरियर बोलते हैं। वैसे तो टॉप एंड लोअर करके भी आप समझ सकते हैं, एम्प्लॉयज की ये एक कैटेगरी है, सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट, है ना? अब डेलीगेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम अथॉरिटी ट्रांसफर कर रहे हैं, भाई हमने मैनेजमेंट हायरार्की के अकॉर्डिंग काम किया है। मैनेजमेंट हायरार्की में 3 लेवल है। यहाँ पे जो टॉप लेवल बैठा हुआ है उसने कुछ अथॉरिटी अपने मिडिल लेवल को दे दी। अब टॉप लेवल तो ऊपर है सबसे और मिडिल लेवल नीचे है, तो यानी कि टॉप लेवल तो सुपीरियर हो गया और ये सबॉर्डिनेट हो गया। इस तरीके से भी समझ सकते हैं आप। तो इसने क्या किया, टॉप लेवल ने, इसने कुछ अथॉरिटी इनको भी प्रोवाइड कर दी, जिससे कि ये अपने डिसीजन ले सके और डिसीजन के साथ साथ एक्शन भी ले सके। क्लियर है? अगर ये अथॉरिटी नहीं देगा, टॉप मैनेजमेंट अगर अथॉरिटी नहीं देगा, तो क्या होगा? जो मिडिल मैनेजमेंट है वो डिपेंडेंट रहेगा, उसे जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने उसके लिए उसे वेट करना पड़ेगा, टॉप मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा, और इस इंटरैक्शन में टाइम जाता है और आपके अपॉर्चुनिटीज जो डिसीजंस हैं वो रह जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कुछ इस पर्पज से होती है, कुछ होती है काम को डिवाइड करने का। इसमें एक कंसेप्ट भी रहता है कि भाई टॉप मैनेजमेंट ने मिडिल मैनेजमेंट को डेलीगेट कर दी अथॉरिटी, जिससे कि वो अपने डिसीजन ले। अब टॉप मैनेजमेंट तो प्लान कर रहा है, ऑब्जेक्टिव सेट कर रहा है, काम को देख रहा है, चेक कर रहा है और अपने एक्सपेंशन प्लान में लगा हुआ है। तो क्या वो सब चीजें देख सकता है?
क्या वो मिडिल मैनेजमेंट की वर्किंग भी दे सकता है या लोअर मैनेजमेंट की वर्किंग भी दे सकता है? एक अकेला पर्सन सारे काम नहीं देख सकता, इसीलिए वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपनी अथॉरिटी डेलीगेट करता है, ट्रांसफर करता है अपने सबॉर्डिनेट को। क्लियर है? अभी पूरा एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे नहीं दूंगी, सिर्फ मैंने इतना ही पॉइंट आपको समझाया है जिससे कि आपको डेलीगेशन रिकॉल हो जाए। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम आती है, डेली लर्न वेबसाइट पे जाके ये ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को देख लीजिएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब समझ लेते हैं बेटा। हर एक हेड पे, हर एक डिपार्टमेंट पे एक सुपीरियर बैठा हुआ है, यानी कि ये वो सुपीरियर अपने डिपार्टमेंट को वॉच कर रहा है, तो ये डिसेंट्रलाइज फंक्शनिंग हो गई है, राइट। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि अपने अपने डिपार्टमेंट को एक अलग अलग सुपीरियर्स देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक सेंट्रलाइज फंक्शन में क्या होता था कि एक सुपीरियर, एक बॉस है जो सभी सबॉर्डिनेट को कंट्रोल कर रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन में हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग बॉस है, तो वो अपने अपने डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, यानी कि बार बार। अच्छा देखो, इसका मैं डायग्रामेटिक फॉर्म में भी मैंने बताया था पहले। ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसमें ये बॉस बैठा हुआ है। अब इससे ये भी पूछ रहा है, ये वाला एम्प्लॉय भी पूछ रहा है, ये भी सबॉर्डिनेट पूछ रहा है, ये भी पूछ रहा है और ये भी पूछ रहा है। तो भाई ये अकेला बॉस इस पे बहुत बर्डन है, ये सभी लोगों को बता रहा है, कमांड कर रहा है अथवा उनको ऑब्जेक्टिव दे रहा है, उनके काम को देख रहा है। लेकिन यही अगर डिसेंट्रलाइजेशन होता तो ये बॉस तो सेंटर में बैठा ही बैठा है। इसके साथ ही इसने एक बॉस और बना दिया है जो इस डिपार्टमेंट को, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को देखेगा और उसके अंडर में जो एम्प्लॉयज होंगे उनको देखेगा। इसने यहाँ पे एक बॉस बना दिया है जो अपने अंडर के जो एम्प्लॉयज है उनको देखेगा। फिर इसने एक बॉस यहाँ पे बना दिया है, ये अपने अंडर के एम्प्लॉयज को देखेंगे। तो ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो गया है। कौन सिस्टम हो गया है? डिसेंट्रलाइज, जिसमें ये बॉस बन गए हैं हर एक डिपार्टमेंट के। और सेंट्रलाइज सिस्टम में कौन बैठा है? जो मेन टॉप मोस्ट हेड है वो डिसीजन ले रहा है, राइट। उसने अलग अलग बॉसेस बना दिए अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। तो डिसेंट्रलाइजेशन का एक शॉर्ट में मैंने आपको मीनिंग बता दिया है। इन दोनों के सबसे पहले डिफरेंस प्रिपेयर करने हैं और इनका कंसेप्ट मैंने आपको अभी अभी क्लियर कराया है। डिफरेंस आप लर्न कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, एटलीस्ट लर्न नहीं करना तो रीड तो कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी क्वेश्चन वहां पे आएगा तो बेटा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा क्या है, राइट। इसीलिए मैंने फिर से आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में यहाँ पे या फिर लिख के मैंने आपको फिर से बता दिया है रिकॉल करने के लिए। जैसे हर एक पॉइंट टॉपिक में एक मास्टर पॉइंट होता है ना, ऐसे ही हमारा ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर मास्टर है, इसलिए है क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स ये गेन कर रहा है। तो ये 10 के 10 नंबर बेटा मुझे पक्के आपके चाहिए। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के चैप्टर को बिल्कुल भी कहीं से भी छोड़ना नहीं है, तो इसीलिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है प्रॉपरली, राइट। डिटेल्ड रीडिंग करनी है, यहाँ पे रिक्वायर्ड है डिटेल्ड। इसके साथ ही मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो फिलोसफीज थी, प्रोडक्ट फिलोसफी, सेल फिलोसफी और जो भी फिलोसफी मैंने आपको करवाई थी वो फिलोसफी आपको पूरी प्रिपेयर करनी है मार्केटिंग मैनेजमेंट में। ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ये सब आपको प्रिपेयर करना है। फंक्शंस, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग। एक पॉइंट में लिखना भूल गई यहाँ पे, एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है, राइट। तो ये पॉइंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। मार्केटिंग का चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसीलिए ये पॉइंट्स कुछ लिखे हैं जिससे कि आप समझ पाए कि हाँ इसको हमें कहीं से भी कोई पॉइंट छोड़ना नहीं है। फिलोसफीज के बारे में, मार्केटिंग की जो सेलिंग फिलोसफी थी और जो प्रोडक्ट फिलोसफी थी वो सारी बात, कस्टमर फिलोसफी, वो सब कुछ मार्केट फिलोसफी हमने डिस्कस की है अपने एक्सप्लेनेशन में, अपने वीडियोस में हमने देखा है। और अगर भूल गए हैं कहीं पे भी तो फिर से दोबारा देख लीजिए, अभी समय है आपके पास, अभी 8 तारीख दूर नहीं है, 2-3 दिन है, लेकिन आप आराम से कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स मैंने इसलिए लिखे हैं कि कहीं पे भी आपने अगर मार्केटिंग मैनेजमेंट में कोई एक टॉपिक छोड़ दिया है तो दोबारा उसको पढ़ लीजिए, राइट। इसलिए ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना। वो फेवरेट प्रोडक्ट चूज करके उसका ब्रांड देखना क्या है, उसका लेबलिंग कैसा है, लेबलिंग में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स या क्या क्या डेट वेट सब कुछ लिखी होती है, सारा लेबल होता है, या उसका पैकेजिंग कैसा है, ये सारी चीजें आप उसमें देखना, ठीक है। फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट के आपको फंक्शन जरूर कर लेने हैं भाई। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या काम करता है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट, राइट। तो किस तरीके से काम होता है, क्या पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट्स आपको करने हैं। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट के ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको भी देख लीजिए।
ये पॉइंट एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग। भाई मार्केटिंग का अपने आप में मतलब क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो एफर्ट्स कर रहे हो, उस एफर्ट को ही तो मार्केटिंग बोल रहे हैं हम। और मार्केटिंग मैनेजमेंट यानी कि उन एफर्ट को हम कैसे मैनेज करते हैं, यानी कि किस तरीके से डिफरेंट जोन में कैटेगराइज करते हैं। तो यहाँ पे हम ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, फंक्शन, ये सब इन सब चीजों में हमने कैटेगराइज किया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, मार्केटिंग के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। हम सेल प्रमोशंस करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, पर्सनल सेलिंग करते हैं, या मैगजीन्स, नोट, जर्नल में मार्केटिंग होती है। डोर टू डोर डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वो आपको सब पढ़ने हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, नो डाउट। आपको अगर टाइम लग रहा है तो आप हेडिंग लिख लीजिए, एक जगह नोट बना लीजिए। मेक नोट ऑफ दिस चैप्टर, मेरी तरफ से ये मैं पॉइंट लिख रही हूं यहाँ पे, मेक नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। बेटा नोट बनाने की बात मैं आपको बार बार क्यों बोल रही हूँ पता है आपको? मैं नोट बनाने की बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना तो उतने अच्छे से आपको लर्न नहीं होता, लेकिन जब आप लिखते हो तब वो आपके जहन में बैठ जाता है। इसलिए आपको नोट जरूर बनाने हैं, राइट? नोट इज मेकिंग नोट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, स्ट्रॉन्गेस्ट मेथड टू लर्न ऑल द कंटेंट्स। आपको वो कंटेंट लर्न हो जाएगा, आपको वो पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। तो इसलिए आपको नोट बनाना है। नोट में क्या, आपको कुछ डिटेल में लिखना नहीं है, सिर्फ उसके हेडिंग्स लिख लीजिए ना। मेक नोट्स ऑफ दिस चैप्टर एंड राइट हेडिंग्स। आप सिर्फ हेडिंग्स लिखिए, ठीक है? तो अगर ये टॉपिक आपका छूट गया है, ये चैप्टर छूट गया है, तो जल्दी से इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लीजिए, इसका नोट बना लीजिए और इसके हेडिंग्स लिख लीजिए, प्लस इसके एलिमेंट्स इस चैप्टर के बहुत अच्छे से कर लेना। 4P जो इसके एलिमेंट्स हैं, 4P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इन 4P को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, क्लास 12th, तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी क्लास 12th बिजनेस स्टडी को प्रिपेयर करने की। और आई होप अगर आप इस तरीके से काम करेंगे, चैप्टर वाइज आपको उठाना है और कहाँ कहाँ किस किस चैप्टर में क्या मैम ने बताया, जो मैंने आपको बताया प्रोसेस, लिमिटेशन, फीचर्स, वो सब आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। तो जल्दी से शुरू हो जाइए, आज से ही लग जाइए काम पे। लर्न करने में बिल्कुल भी समय जाया मत करिए। नोटबुक जरूर बनाइए, इसके नोट्स बनाइए, हेडिंग को लिखिए। ओके, तो नंबर कहीं पे भी नहीं जाएंगे आपके, 40 मार्क्स पूरे टोटल आप लेके आएंगे। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम डेली लर्न। स्टे कनेक्टेड विद डेली लर्न। हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन, बाय बाय।